प्रिय बंधुओं, मित्रों, प्यारे दर्शकों, मैं प्रीति सागर स्वागत करती हूँ आप सभी का हर बुधवार रात्रि 8 बजे से भारत तिब्बत सहयोग मंच के ऑफिशियल पेज से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम लाइव बुलेटिन में। भारत तिब्बत सहयोग मंच के ऑफिशियल पेज और चैनल को नहीं लाइक किया है तो अभी करें और हिस्सा बने तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा और पर्यावरण के केंद्र बिंदु हिमालय का। इस कार्यक्रम में मुझे तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं श्रीमान नीरज करण सिंह जी। आप सामाजिक विज्ञान में कला में प्रोफेसर है, साथ ही कुशल मंच संचालक भी हैं। आपकी लेखनी एवं पत्रकारिता उत्तम है। दर्शकों, आप सभी को विदित है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच पिछले 27 वर्षों से लगातार चीन की अनैतिक नीतियों का विरोध, तिब्बत की स्वतंत्रता, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार और पर्यावरण की रक्षा करके भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है, कटिबद्ध है। मंच के संस्थापक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित प्रसिद्ध समाजधर्मी, संस्कृत कर्मी, माननीय डॉक्टर श्री इंद्रेश कुमार जी। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सेना निवृत्त मेजर जनरल श्री शिव कुमार शर्मा जी एवं मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं आदरणीय श्री पंकज गोयल जी, जिनका संपूर्ण बाल्यकाल एवं वर्तमान जीवन संघ तथा समाज की सेवा में समर्पित है। आपकी दक्षता, मेधा, लक्ष्य भेदी, कुशल नेतृत्व एवं निपुणता के कारण ही आज भारत तिब्बत सहयोग मंच राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्रुत गति से अग्रणी है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ मुख्य खबरों पर। 12 जून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं भारत तिब्बत सहयोग मंच के संपर्क अधिकारी माननीय रुपेश कुमार जी प्रचारक के मार्गदर्शन में मंच के राष्ट्रीय महामंत्रियों की छमाही बैठक प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक प्रवासी भवन नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में आदरणीय पंकज गोयल जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारत तिब्बत सहयोग मंच एवं एडवोकेट आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमान राजेंद्र कामदार जी और आदरणीय श्रीमती श्वेता सैनी जी, तीनों राष्ट्रीय मंत्री उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से संगठनात्मक विषय और 15वीं तवांग तीर्थ यात्रा आदि कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए, कहते हैं जब नारी शक्ति किसी पावन संकल्प को पूरा करने की ठान लेती है तो उसकी सफलता और विजय सुनिश्चित हो जाती है। इसी अद्वितीय ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति का जीवंत रूप 9 जून को देश की राजधानी में देखने को मिला, जहां भारत तिब्बत सहयोग मंच की दिल्ली प्रांत महिला विभाग द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पावन प्रेरणा से संचालित यह मंच न केवल तिब्बत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा के लिए जन जागरण कर रहा है, बल्कि हमारी परम पवित्र कैलाश मानसरोवर को चीन के अवैध कब्जे से मुक्त कराने को संकल्प को लेकर भी निरंतर संघर्षरत है। इस राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनकर वास्तव में एक अद्वितीय गर्व की अनुभूति होती है। इस विशेष बैठक का मुख्य केंद्र आगामी नवंबर महीने में प्रारंभ होने वाली तवांग तीर्थ यात्रा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व था, जिसके तहत देश हित और सामरिक चेतना को लेकर कई गंभीर विचार साझा किए गए। साथ ही यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण रणनीतियों की तैयारियों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। कल जब दिल्ली की मातृशक्ति इस बैठक में एकजुट हुए तो राष्ट्र और संस्कृति के प्रति संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय महामंत्री और महिला विभाग की प्रभारी श्रीमती श्वेता सैनी जी और मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद महिला विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा गुप्ता जी के ओजस्वी विचारों ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और राष्ट्र चेतना का संचार किया। दिल्ली प्रांत की महिला विभाग अध्यक्ष श्रीमती बबीता सैनी जी के कुशल मंच संचालन और प्रांत की दोनों महामंत्रियों डॉक्टर पूनम गुप्ता जी और एडवोकेट लीला सुमन जी के अनुकरणीय समर्पण और अथक प्रयासों से यह आयोजन सुचारू और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। इस वैचारिक समागम को वैश्विक और रणनीतिक मजबूती तब मिली जब इसमें तिब्बती महिला संघ की प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता की। साथ ही केंद्रीय तिब्बती प्रशासन सीटीए के दिल्ली समन्वय कार्यालय से उपस्थित श्रीमती ताशी डेक्योने जी ने भी अपने विचारों से इस साझा संघर्ष में एक नई दिशा प्रदान की। यह गोष्ठी मात्र एक बैठक नहीं बल्कि तिब्बत की मुक्ति, भारत की संस्कृति, सीमाओं की रक्षा की एक अत्यंत सशक्त शंखनाद थी। इन सभी राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान से जुड़ करके आप सभी इस पवित्र संकल्प को और अधिक बल दें, इसी अपेक्षा के साथ इस बैठक की समापन किया गया। इसके साथ ही दर्शकों, आइए
हम खबर को समाप्त करते हुए आज के हमारे लाइव बुलेटिन कार्यक्रम के वक्ता को हम निमंत्रण देते हैं और उनका स्वागत करते हुए इस मंच पर उनको बुलाते हैं। आज के हमारे वक्ता हैं लाइव बुलेटिन के परम आदरणीय विनम्र सहज वरिष्ठ डॉक्टर जय उमेश भाई ओझा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है हमारे भारत दिवस सहयोग मंच के लाइव बुलेटिन कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, हम अपने वक्ता का आपको संक्षिप्त परिचय भी देते चले। हमारे आज के वक्ता आदरणीय जय उमेश भाई ओझा जी, आप सहायक प्राध्यापक हैं संस्कृत में, गांधीनगर गुजरात भारत से। साथ ही आपका जो परिचय है वह अत्यंत सुंदर परिचय है। आप विशेषज्ञता के क्षेत्र में संस्कृत साहित्य है, आपका व्याकरण शास्त्र है, भारतीय ज्ञान परंपरा, शोध पद्धति, सृजनात्मक लेखन, साहित्यिक आलोचना, सांस्कृतिक संभाषण, पीएचडी संस्कृत है आपका 2013 श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से, एमफिल संस्कृत है 2006 गुजरात विश्वविद्यालय से, बीएड है आपका 2005 गुजरात विश्वविद्यालय से। इसके साथ ही एमए है संस्कृत आपका 2003 में गुजरात विश्वविद्यालय से, बीए है 2001 गुजरात विश्वविद्यालय से। अध्यापन अनुभव आपका बहुत ही गहरा है। विश्वविद्यालय स्तर का अध्यापन अनुभव 14 वर्ष का है। विश्वविद्यालय स्तर का अध्यापन अनुभव आपका 6 वर्ष का है। कुल अध्यापन अनुभव आपका 20 वर्षों से भी ज्यादा है। व्यवसायिक अनुभव आपका सहायक प्राध्यापक संस्कृत चिल्ड्रंस रिसर्च यूनिवर्सिटी गांधीनगर से है। कार्यकाल आपका 2020 से वर्तमान तक अभी चल रहा है। इस तरीके से इतना सुंदर, इतना गहन, इतना गंभीर अनुभव के साथ आप हमारे बीच में हैं। इसके साथ ही आपने पिछले 20 वर्षों से विचार यात्रा नामक लोकप्रिय स्तंभ का नियमित लेखन और संपादन किया। भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक साहित्य एवं समसामयिक विषयों पर सतत लेखन एवं जन जागरण किया है। शैक्षणिक एवं सामाजिक दायित्व भी आपका अत्यंत उच्च कोटि का रहा। संयोजक आप रहे हैं स्वदेशी जागरण मंच में, संयुक्त सचिव हैं आप मातृभाषा गौरव प्रतिष्ठान में, और सदस्य हैं आप गांधीनगर साहित्य सभा में। तो दर्शकों, हमारे मध्य इतने महान दार्शनिक हैं, महान विभूति स्वयं आप आए हैं। आपका हम पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जय भाई जी, आपका पुनः नमस्कार, वंदन। नमस्कार प्रीति जी। मैं प्रीति जी ने जिस प्रकार से मेरा परिचय करवाया और जिस प्रकार से विशेषणों की लड़ी लगा दी, इसमें से बहुत ही कम योग्यता है मेरी। हाँ, ये है कि आज ऐसा लग रहा है कि मैं अतिथि नहीं परंतु अपने ही घर में एक आया हूं, और इसलिए मुझे इस मंच पर अपनापन और अपनत्व का एहसास हो रहा है। और भारत तिब्बत सहयोग मंच जो इतने वर्षों से, और अभी मुझे पता चला कि 5 वर्षों से हम लगातार इस प्रकार से हमारा जो लाइव बुलेटिन चला रहे हैं, तो ये बहुत ही सातत्य किसी भी चीज में बहुत ही कठिन कार्य है। प्रीति जी, आज मैं अपनी बात जो है वो 3 अलग अलग पायदान पर रखना चाहूंगा। हमारा सबसे पहला जो है, क्योंकि मेरा विषय संस्कृत है, तो मैं संस्कृत और तिब्बत उसका एक जो एक ब्रिज है वो आपसे साझा करना चाहूंगा। दूसरा, मैं स्वदेशी जागरण मंच का यहाँ कार्य कर रहा हूँ, और इसलिए चीनी चीज वस्तुओं के बारे में और उसका बहिष्कार करके हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बात कहूंगा। और तीसरी चीज है प्रवास, जो हमारे सीमांत प्रदेश है उसमें प्रवास करके हम किस प्रकार से हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, जिसे हम जेन जी कहते हैं आजकल, उसको किस प्रकार से संवेदन और संवेदनात्मक बना सकते हैं, उसकी बात कुछ इस 3 स्तर पे करना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो मैं सीधा विषय पर आता हूं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही दर्शकों, तो हम विषय को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें, आज का विषय है तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा, त्रिविष्टप, स्वदेशी चीनी वस्तुओं का बहिष्कार, प्राचीन वेदों, नालंदा के साहित्यों का तिब्बत चले जाना जिन पर चीन का आधिपत्य हो गया है, यात्रा का महत्व, सिंधु यात्रा, तवांग तीर्थ यात्रा, और साथ में प्रवास, जो कि हमारे अतिथि हमारे वक्ता बता रहे हैं।
इन सभी विषयों को हम चर्चा में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, अपने सवाल जवाब आप हमसे पूछना शुरू करें। एक चीज यहाँ पे कहना जरूर चाहूंगी कि हमारा ये लाइव बुलेटिन कार्यक्रम कल प्रसारित होना होता है हर बुधवार, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण कल नहीं हो सका था। हम क्षमा चाहते हैं, जिसका प्रसारण हम आज कर रहे हैं, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो हम आज इसको शुरू करते हैं, इस लाइव बुलेटिन कार्यक्रम को, हमारे वक्ता के साथ। जी हाँ, तो हम दर्शकों अब बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो आप हमें बताएं, सबसे पहले हम आपके साथ विषयों को लेकर चलते हैं। त्रिविष्टभ का विषय है, जैसा कि आप जानते हैं जय जी। तो आप बताएं कौन सा विषय आपको जो प्रिय है, अपने विषय को आप लेके आगे बढ़े। कई सारे तमाम विषय आए हैं अभी। ये स्वाभाविक है, संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और अध्यापक हूँ, तो मैं उसी प्रकार से बात करना चाहूंगा कि भारत और तिब्बत का संबंध जो है वो सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा, बौद्ध दर्शन, योग, तंत्र, चिकित्सा, व्याकरण और ज्ञान परंपरा के साथ है। तिब्बत के संदर्भ में जो हम कह सकते हैं कि कुमार संभव, आपको अगर पता हो तो, हमारे महाकवि कालिदास की बहुत ही अच्छी कालजयी कृति है। उसमें है कि हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो तयो निधि वैराग्य स्थिति पृथिव्या इव मानदंड। उत्तर दिशा में देवतुल्य हिमालय नामक पर्वतराज स्थित है, जो पूर्व और पश्चिम समुद्र तक पृथ्वी का मानदंड बन के खड़ा है। और तिब्बत और कैलाश का संदर्भ, तो हम ये किस प्रकार से हमारा एक संवेदनात्मक आध्यात्मक संबंध इससे जुड़ा हुआ है। तो तिब्बत भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का महान केंद्र रहा है। हमारी धरोहर है हमारा ज्ञान, पर उसका संरक्षक जो है वो तिब्बत रहा है। और इसलिए भगवत गीता में जैसे कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यमय, ज्ञान के जैसा कुछ परम एक पवित्र चीज कोई और दूसरी हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें आज के समय में विश्व बंधुत्व की बात अगर हम करते हैं, और अयम निज परोवेति गणा न लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, तो ये जो एक वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो तिब्बत के समाज के प्रति भारतीयों की संवेदना का मूल जो आधार मुझे लग रहा है कि वो संस्कृत देव भाषा है। अगर हम देव भाषा को एक प्रकार से समझने का प्रयत्न करना चाहेंगे तो हमें ध्यान में आएगा संस्कृत का एक जीवित संग्रहालय है। भारतीय विद्वान अक्सर कहते हैं कि यदि संस्कृत की कुछ खोई हुई निधियां पुनः प्राप्त करनी हो तो आपको तिब्बत की ओर देखना पड़ेगा। यह कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रीति जी 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच भारत से हजारों बौद्ध आचार्य तिब्बत गए। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का तिब्बत में अनुवाद और ट्रांसलेशन करवाया। जब भारत में अनेक विश्वविद्यालय विदेशी आक्रांताओं के कारण नष्ट होने की कगार पर थे, तब तिब्बत के मठों ने उन ग्रंथों की संरक्षणा की है, उसकी रक्षा की है। आचार्य शांत रक्षित उसमें पहला नाम है, आचार्य शांत रक्षित। आचार्य शांत रक्षित तिब्बती बौद्ध धर्म के एक महान संस्थापक माने जाते हैं। 8वीं शताब्दी में तिब्बती राजा त्रिसोंग ने उन्होंने भारत से उनको तिब्बत में आमंत्रित किया और तिब्बत में संस्कृत के अध्ययन की परंपरा का आरंभ हुआ। दूसरे हमारे ऐसे एक संस्कृतज्ञ थे आचार्य पद्म संभव। तिब्बत में उनको गुरु रिम्पोछे के नाम से जाना जाता है। उन्होंने संस्कृत के तांत्रिक साहित्य, योग, बौद्ध दर्शन का व्यापक वहां पर प्रचार किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में आचार्य अतिश दीपंकर, जिन्होंने बंगाल से वे तिब्बत गए और उन्होंने संस्कृत बौद्ध ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित रूप से एक उसको संग्रहित किया। तिब्बती लोग आज भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं। तिब्बत से संस्कृत के अनुवादित जो ग्रंथ है तिब्बत से संस्कृत में, वो है कंजूर और तंजूर। ये दो विशाल संग्रह है। तो भारतीय आचार्यों ने उनके ऊपर टीकाएं लिखी है, शास्त्रीय रचनाओं का संग्रह हुआ। तो तिब्बत ने संस्कृत को जो दिया है वो रक्षा दी है, सुरक्षा दी। अलाउद्दीन खिलजी जिस प्रकार से उस आक्रांता ने, हम कहते हैं कि बहुत समय तक उस अग्नि में, यानी महीनों तक हमारा वो
जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय है वो जलती रही। उसके अंदर पुस्तकालय में जो पुस्तकें थे वो इतने महीनों तक जलती रही। इसका मतलब हमारे पास ज्ञान का कितना बड़ा भंडार था। तब हमारे जो दीर्घ दृष्टा हमारे ऋषि थे, हमारे आचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों को इसको हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों को लेकर वहां से तिब्बत की ओर भेज दिया, तो ताकि उसकी कुछ रक्षा हो सके। ऐसे तो नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मकीर्ति, नाग, शांत रक्षित, कमलशील, चंद्रकीर्ति, ऐसी रचनाएं जो है तिब्बत में वो आ, उसके अनुवाद पर आधारित हुई। आप मानेंगे नहीं, बाइबल के बाद सबसे ज्यादा अनुदित पुस्तक है वो है पंचतंत्र हमारी। उस पंचतंत्र को तिब्बत यानी पहलवी भाषा पहले थी, उस तिब्बत से हमारे पास थी, यानी उस भाषा। आप समझिए, अगर वो का एक लेयर ना होता तो ऐसी रचनाएं वापस से हमें देवनागरी में नहीं देखने को मिलती। तो तिब्बत अनुवादकों ने संस्कृत शब्दों के लिए अद्भुत तकनीकी शब्दावली का भी उपयोग किया। ये कार्य इतना व्यवस्थित रूप से किया गया, जैसे हम कहते हैं कि एकदम डिकोडिंग जैसे हम बोलते हैं आज के समय, उसको इतने व्यवस्थित रूप से किया। इसके लिए उन्होंने पाणिनीय व्याकरण का उपयोग किया। महान पाणिनीय हमारे वैयाकरणी हो गए, उन्होंने तिब्बती बौद्ध विश्वविद्यालय में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया। तो पाणिनीय व्याकरण, छंद शास्त्र, ऐसी उन्होंने एक प्रकार से परंपरा की। तो तिब्बत ने भारत को केवल श्रद्धा नहीं दी, उसने उस ज्ञान संपदा को सुरक्षित रखा जिसे इतिहास की आंधियां भारत से छीन के ले जाने के लिए उत्सुक थी। इसलिए भारत और तिब्बत का संबंध सिर्फ पड़ोसी का नहीं है, संस्कृत और संस्कृति का है, और गुरु और शिष्य का संबंध है, ज्ञान और संरक्षण का संबंध है। इसलिए कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। इसलिए ये संस्कृत और तिब्बत, जिसे हम त्रिविष्टप कहे, भोट भी कहा जाता था एक समय पर, इसको त्रिविष्टप, हिमवत पार्श्व प्रदेश, क्योंकि वो हिमालय के पार्श्व यानी पीछे, उत्तर कुरु, भोट, भोट देश, ये सब बौद्ध परंपरा में भोट नाम अधिक मिलता है। ये सब नाम संस्कृत में इसके मिलते हैं। तो प्रीति जी, संस्कृत और तिब्बत का संबंध, ये हमारा सांस्कृतिक संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं ये खास कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी देवभाषा के लिए, हमारी एक, जिसे हम गर्व मानते हैं, जिस संस्कृत को, जिस भाषा को, और हमारे इन शास्त्रों को जिसके ऊपर हमें इतना गर्व है, ये इसलिए है कि इसमें से बहुत सारे शास्त्र वहां पर संग्रहित थे और फिर वहां से वापस हम ले पाए उस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, उस हस्तलिखित प्रतों को, और फिर यथातथ हमारे पास वो सब आया। आज भी प्रीति जी, आज भी बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहां पर है, जिस यानी किसी भी संस्कृत, या हमें आज हम कह सकते हैं कि कोई भी स्कॉलर को, रिसर्च स्कॉलर को अगर अच्छी तरह से कुछ नए विषय में जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए, और अब हम आज आईकेएस के बारे में इतना ज्यादा एनईपी 2020 के बाद बोलते हैं, तो हमारा सबसे पहला विजन होना चाहिए कि हमें उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हमारे पास लाकर उसका अध्ययन करना चाहिए, उनके साथ, लामा के साथ बैठकर उनका समझना चाहिए कि क्या, किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो दर्शकों, जी बिल्कुल, दर्शकों इतनी अच्छी जानकारी आ रही है। देखिए, आपने आचार्य शांत रक्षित जी के बारे में सुना, जो कि मैं भी नहीं जानती थी। साथ ही आपने तिब्बत से संस्कृत भाषा किस तरीके से, हमने तंजूर कंचूर के बारे में जाना। तो दर्शकों, आप भी बताइए पंचतंत्र के रचयिता कौन थे, आप इसके बारे में हमें बताएं। तब तक हम और जानकारियां संग्रहित करते हैं आज के हमारे विद्वान से। और इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है, मुझे तो पंचतंत्र की कहानियां भी याद आ रही है जो हम बचपन में सुना करते थे, पढ़ा करते थे। तो इसमें संस्कृत भाषा के बारे में हम सुनते हैं जय जी की
जो भाषा है ये विलुप्त हो रही है और कई तरह की चीजें जो सुनने में आ रही है कि संस्कृत का प्रयोग कम होते जा रहा है, जबकि हम हर अपने घर की जो पूजा पद्धति होती है, या हम सुबह उठते हैं तो मंत्रोच्चार से हम पूजा पद्धति शुरू करते हैं, घर में हवन होता है तो पंडित जी भी आते हैं तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी सुना जा रहा है कि संस्कृत विलुप्त हो जाएगी। तो क्या कुछ ऐसा भी है, होता है क्या कि भाषा विलुप्त हो जाएगी अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया, जबकि इतनी सुंदर भाषा है? और हिंदी तो मातृभाषा है, इसको तो आपने देव भाषा कहा, ये हमारे देवों की भाषा है, तो इसका संग्रहण तो बहुत आवश्यक है। मैं प्रीति जी ये बात कहना चाहूंगा कि संस्कृत कभी भी लुप्त नहीं होगी। इसे लोग जी। मृत भाषा बोल रहे हैं, वो बहुत ही एक गलत दिशा में जा रहे हैं। प्रीति जी, हमारा खास करके हम जो भारतीयों का ये एक मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो ये है कि हम अपनी जो सांस्कृतिक चेतना है उसे भूल चुके हैं। आज जब ये हमारा सेंसेक्स यानी सेंसिस का जो हो रहा है, जो हमारी एक प्रकार से गिनती हो रही है, हमारी जैसे हम वस्ती गणतरी गणतरी बोलते हैं जिसको हम गुजराती में, उसमें भाषाओं का चुनाव आता है। मैम आप मानेंगे नहीं, लोग इंग्लिश लिखेंगे, हम लोग ही दूसरी भाषा लिखेंगे लेकिन संस्कृत नहीं लिखते हैं उसमें। प्रीति जी आप बताइए कि किसी भाषा का विकास कैसे होता है, उसके बोलने वाले कितने हैं, उसमें किस प्रकार से उस हिसाब से सरकारें अपने काम करती है। अगर जिस भाषा को आप और आपने अभी कहा कि हम बोलते हैं, उसके मंत्रों के बिना हमारी सुबह ही नहीं होती, लेकिन हम उसको पूछते हैं लेकिन पूछते नहीं। तो प्रीति जी संस्कृत का हाल मुझे इस इन कटु शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, पर संस्कृत का ये जो बेहाल है वो हमारी वजह से ही हुआ है। क्योंकि हमने जैसे ये गीता के पुस्तक है उसको एक रेशमी वस्त्रों में डालकर रख दिया है भगवान के पास, लेकिन उसको खोलकर उस गीता के अंदर हमारे जीवन के दर्शन जो जिस प्रकार से दिया है, जिसे यूएनओ के एक चीफ जो थे वो डाग हैमरशोल्ड, वो तो अपने पास रखकर गीता को सोते थे। ये अणु बॉम्ब यानी परमाणु बम बम बनाने वाला जो वैज्ञानिक था, उसने बोला ये पूरी त्रासदी जो हिरोशिमा और नागासाकी पर हुई, उसके बाद उसके मन में बहुत ही एक आंदोलन हुआ कि मैंने ये क्या, मेरी वजह से ये क्या हो गया। तो उसने तब उस जो मनोमंथन चल रहा था, वो वेदना में था, तब प्रीति जी वो गीता के पास आया, तब उसको शांति मिली। तो ये सब ग्रंथ जो है वो किसी सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, वो विश्व बंधुत्व के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ पूजा पद्धति के लिए ही काम में आने वाली बात नहीं है। ये आईकेएस जिसकी एनईपी 2020 में फॉर्चुनेटली अब बातें हो रही है, तो भारतीय शिक्षण पद्धति में अब आप कोई भी विषय ले लो। अभी मैम मैं एक आर्टिकल लिख रहा था टॉय पेडागोजी के ऊपर। टॉय, हम एनईपी 2020 में टॉय पेडागोजी की बात होती है कि भी खिलौनों से कैसे शिक्षा मिलती है। तो मुझे वहां जाना पड़ा, कहां पर, आचार्य सुश्रुत की ओर और चरक की ओर, जिन्होंने कुमारागार में किस प्रकार के खिलौनों से बच्चों को खेलना चाहिए, कैसे खिलौने होने चाहिए, इतना ही नहीं, खिलौने यानी खेलने का कक्ष कैसा होना चाहिए, इसकी बहुत ही छोटी छोटी चीजें अष्टांग हृदय में, कुमारागार में और चरक संहिता में बताई गई है। हम ये पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, और इसीलिए चीनी हमारे जो टॉय है वो टेडी बियर है, और जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो बच्चों के हाथ में दे देते हैं और थमा देते हैं। लेकिन लकड़ी के बने हुए हमारे जो खिलौने थे पहले, और ऐसी ऐसी धातुओं से बने हुए कि अगर वो उसके मुंह में जाए तो वो दवाई का काम करे, ना कि उसको नुकसान हो। इस प्रकार से बनने के खिलौने कैसे बनाए जाते थे, उनकी सारी विधियां हमारे वाघभट जी ने,
सुश्रुत ने और चरक ने सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में बताई हुई है, पर हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें उसके अंदर से खंगालना पड़ेगा। जैसे अभी इस टॉय पेडागोजी का एक आर्टिकल में बना रहा था, तब ये सब अभी सामने रखने वाले हैं, क्योंकि हम चिल्ड्रंस रिसर्च यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूं मैं, तो हमारा मूल काम बच्चों से है। तो हम ये पूरे देश को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हमें वापस आना पड़ेगा। ये तो मैंने टॉय की बात की मैम, पर ऐसी हमारी कितनी पुरातन खोजें हैं जिनको उन्होंने वापस से एक नए पैक में रिफिल करके हमें वापस देते हैं कि ये हमने खोजा। ये हम बहुत जानते हैं। हम बोधायन सूत्र जानते हैं, लेकिन हाँ, पाइथागोरस जानते हैं, लेकिन बोधायन सूत्र नहीं जानते। पाइथागोरस थियरम जो है वो बोधायन सूत्र है। ऐसे तो प्रीति मैम बहुत सारी चीजें हैं जो संस्कृत में है। तो हमें सिर्फ केवल इतना करना है कि हमें इस भाषा को सम्मान देना है, अच्छी बात है, लेकिन प्यार से बोलना है। हम सम्मान देते हैं और पूजा पद्धति और हमारे मंदिरों में हमारे ग्रंथों को लपेट कर रख देते हैं। आप समझो, रामायण में राम भगवान की पूजा करो, पर राम का एक पुत्र के तरह से कैसा बर्ताव था, एक राजा की तरह उन्होंने क्या किया था, ये सीखने की बात है। और इसीलिए हमारे जो हमारा संविधान है, उसके ऊपर जो चित्र है वो राम और उस दरबार का है। ये हमें बातें समझनी पड़ेगी। और हमारे महान दार्शनिक अरविंद घोष, अरविंद जी ने तो कहा था कि संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा बनाई जाए, उस समय पर जब देश हमारा आजाद भी नहीं हुआ था। तो जिस प्रकार से, और हम जानते हैं आप और मैं, कि संस्कृत से ही हमारी सभी भाषाओं का जन्म है। चाहे वो गुजराती, मैं गुजरात प्रांत में हूं, या हिंदी आप ले लीजिए, मराठी ले लीजिए, संस्कृत के अंदर ही वही है सब कुछ। आप मानेंगे, ये नासा में संस्कृत के संस्कृतज्ञों को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि ऊपर से, यानी अवकाश में से जो संदेश यहाँ नीचे भेजते हैं, उसमें वर्ण व्यत्यय हो जाता है, यानी कुछ जो टेक्स्ट आती है उसमें वो चेंज होता है, आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ समझ में नहीं आता था लोगों को कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। अगर संस्कृत को इसलिए उन्होंने टेक्स्ट के रूप में चुनना पसंद किया, और अभी वो इसके ऊपर संशोधन कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में मम नाम जयः, जयः नाम मम, नाम जयः मम, ऐसा कुछ भी अगर मैं कहूं, इन सब का एक ही अर्थ है, मेरा नाम जय है। इसमें कर्ता कर्म क्रियापद कहीं पर भी आप डाल दो। तो जिस प्रकार से ये संस्कृत की एक, और हमारा व्याकरण, पाणिनि व्याकरण के पीछे तो विदेशी पागल है। तो इन सब की जो एक प्रकार से ये तार्किकता है प्रीति जी, हम जो जहां मार खा रहे हैं वो ऐसी बात है कि हम इसकी वर्तमान उपादेयता जो है वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए इसको पढ़ नहीं पा, हम पढ़ने में हम सब बहुत ही निराश है। संस्कृत को यानी पूजेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो खैर, ये बात तिब्बत की है, और लेकिन तिब्बत के साथ संस्कृत का संबंध है। और इसके साथ मैं खास ये टॉय की बात निकली और चीन की बात निकली, इसलिए मैं जोड़ना चाहूंगा प्रीति जी, कि अगर भारत तिब्बत सहयोग मंच, अगर ऐसा शब्द नामाभिधान अगर हमारा है, और मैं गुजरात में बैठे हुए ये सोचूं कि भारत तिब्बत, तिब्बत वहां, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ तिब्बत की आजादी के लिए, हमारे एक प्रकार से उसका, हम स्वतंत्रता के लिए मैं यहाँ बैठा क्या कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि हमें चीनी माल को संपूर्ण उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर आज ये, यानी पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो कितना विस्तारवादी है, उस विस्तारवादी इस उस देश को अगर हमें हराना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि हमें उसकी जो सस्ती चीजें आती हैं हम उसको छोड़ देते, यानी हम ये मानते हैं कि हमारे पड़ोस वाला भाई जो बना रहा है वो महंगा है तो हम उसे नहीं लेंगे। हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमारी संकुचित जो सोच है, और छोटा मुनाफा, यानी हम जैसे देखते हैं ना कि तुरंत हमें क्या लाभ हो रहा है, वो देखकर हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
स्वदेशी उत्पाद चुनने का विषय नहीं है, ये आत्मनिर्भरता के संस्कार है। और आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है वो अब किसी से अछूता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को कितना जोर देते हैं। ये उस किसान के प्रति सम्मान है जो खेत में श्रम करता है। ये उस कारीगर के प्रति सम्मान है जिसके हाथों में सृजन है। ये उस श्रमिक के प्रति सम्मान है जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार उसके प्रति घृणा नहीं है, वो करे अपने देश में जो करना है, लेकिन यह अपने राष्ट्र की आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए हमारा सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। आपने संस्कृत की बात की और प्रीति जी, क्योंकि ये जैसे नहीं बोलता कि एक थोड़ा टीस हो लग जाती है, क्योंकि क्या करे, एक अध्यापक के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर ये हमें ऐसे ऐसे प्रश्नों का और ऐसी स्थिति का जब सामना करना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। तो आज मैं सबको ये भी एक आह्वान करना चाहूंगा कि आपके घर में जो शिक्षक मित्र हमारे कोई आए उस सेंसस को भरने के लिए, तो उसमें हमारी तीसरी भाषा, पहली भाषा हमारी जो भी मातृभाषा है वो लिखे, जो भी है, लेकिन तीसरी भाषा हम संस्कृत लिखे। उसका उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये सबसे ज्यादा सुनहरा अवसर हमारे पास अभी है। आपका जो म्यूट है रीति जी, तो जी बिल्कुल, बिल्कुल आवाज आ रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। इतना सुंदर संस्कृत का आपने परिचय दिया है हमारे दर्शकों को, और दर्शकों आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो संस्कृत है हमारी मुख्य भाषा है, जो हमारी देवनागरी भाषा से प्रेरित है, और देवनागरी इसकी लिपि है। और प्रथम में सनातन धर्म से ही यह संस्कृत भाषा जो है बोली जा रही है, देव भाषा है हमारी। और इसको अब हमारी गलती है कि हम इस भाषा को आज मृत भाषा की तरफ ले जा रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस भाषा को हम जीवित रखें। हमारे सारे मंत्र, हमारे सारे वेद, सारे पुराण ग्रंथ सब इसी भाषा में लिखे हुए हैं, और कई अद्भुत ज्ञान भंडार तो नालंदा में हमारे जल गए, जो कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि कई महीनों तक जलते रहे। कितना ज्ञान हमारा जला दिया गया जब खिलजी इधर मुगलों का शासन इधर आया था, मुगल काल शासन में। तो इस भाषा को हमें जीवित रखना है, जिंदा रखना है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम संस्कृत को समझें। संस्कृत में कितना, जब राम ने पूजा की थी नदी किनारे, तब संस्कृत में वो रचना की थी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। वो भी संस्कृत की इतनी सुंदर रचना थी, आप सभी जानते हैं। और हम सभी अपने किसी भी प्रभु को जब प्रसन्न करना होता है, अपने इष्ट को प्रसन्न करना होता है, तो हम संस्कृत में रचे हुए श्लोकों का ही हम उसमें मंत्र जाप करते हैं, और हमें तब महसूस होता है कि हाँ, हम अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, इष्ट को ध्यान कर रहे हैं। किसी भी मंत्र का जाप करना होता है तो हम संस्कृत में उसका उच्चारण करते हैं। कोई इष्ट देवी को सिद्ध करना होता है तब हम संस्कृत में उस मंत्र का जाप करते हैं। तो हमें लगता है कि आपको किसी भी, आप पंडित के पास जाएं या कहीं भी साधु के पास जाएं, तो आपको कोई माला दी जाती है, आप कोई भी जाप करते हैं, तब आपको अंतरात्मा को जो संतुष्टि मिलती है 108 मनका का पाठ करके, तो वो संस्कृत भाषा ही होती है। जैसे आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का आप जाप करें या कोई भी जाप करें, तो आपको लगता है कि हाँ, आपने उस माला को संपूर्ण कर लिया, आपने उसका पाठ कर लिया। तो आपकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है इस संस्कृत भाषा के ही माध्यम से। हिंदी भाषा में अगर आप आरती करते हैं तो आप नहीं कर पाते हैं, उसके जाप में आपको संतुष्टि नहीं मिलती। आप आरती करते हैं लेकिन आप जाप तभी कर पाते हैं जब संस्कृत की उस मंत्र को पूर्ण करते हैं, उस माला को पूर्ण करते हैं। तो संस्कृत कितना अहम भूमिका हमारे जीवन में भी निभाती है, अपनी भूमिका निभाती है। तो समझे इस भाषा को हमें जीवित रखना कितना आवश्यक हो गया है। इसी को समझा रहे हैं हमारे आज के जो हमारे वक्ता है, आज के हमारे ज्ञानी वक्ता है। इस भाषा को जिंदा रखने के लिए कितना आवश्यक हो गया है इस भाषा की महत्वता को समझना। तो इसके साथ ही हम इसमें आगे की जानकारी लेते हैं। दर्शकों, आप हमारे इसके साथ हमारे सवालों को भी आप अपने साथ पूछते रहे, हम इसको लेके चलते रहते हैं। इस संस्कृत भाषा के साथ कई तमाम और मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए सिंधु दर्शन पे भी चलते हैं, तमांग यात्रा पे भी चलते हैं। तो जैसा कि सिंधु दर्शन जो हमारी नदी है, सिंधु नदी,
सभी जानते हैं कितनी पवित्र नदियां हमारे भारत में हैं और कितनी नदियां हमारे तिब्बत से निकलती हुई भारत की ओर भी आती हैं। तो ये जो सिंधु यात्रा है, तमाम ये जो नदियां जाती हैं सिंधु दर्शन से करने के लिए हम सिंधु यात्रा करते हैं। तो हम चाहेंगे हमारे आज के वक्ता से ये जानना कि सिंधु दर्शन के लिए जो हम जाते हैं, कैसे यात्रा शुरू होती है, और जिसके सिंधु के नाम से हमारे भारत का नाम भी हिंदुस्तान भी पड़ा सिंधु के नाम से। तो किस तरीके से ये सिंधु घाट हम जाते हैं, कैसे दर्शन करते हैं, कैसे इस यात्रा की शुरुआत हुई, सिंधु दर्शन यात्रा किस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भावना, सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक बन जाता है, और किस प्रकार से ये उत्सव का रूप ले लेता है, इन तमाम बिंदुओं को हम अपने वक्ता से जानकारी लेते हैं। बताइए अजय जी, किस प्रकार से सिंधु दर्शन यात्रा को आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? प्रीति जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सिंधु यात्रा यानी कि जो प्रवास है, हम तो जी। ऐसा एक कहा जाता है भारतीय दर्शन में कि हम सब प्रवासी हैं, हम निरंतर प्रवासी हैं। हम यहाँ पर आए हैं और जाएंगे, ये बीच में हम प्रवास करते हैं। प्रवास का बहुत बड़ा एक अपने आप में महत्व है। तो इस प्रवास में अगर आप देखो तो आप कि भगवान बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, गुरु नानक हो या स्वामी विवेकानंद हो, स्वयं गांधी जी हो, इन सब ने प्रवास किया तो कुछ प्राप्त किया। हम कोई भी बड़ी विभूति को ले ले, उन्होंने जब जब प्रवास किया, उन्होंने प्रवास करने के बाद ही उनको हमारे देश की एक, एक प्रकार से उनको एक दर्शन हुए, और वो दर्शन के बाद ही कुछ हमारे देश के लिए कर पाए। तो फिर से मैं ये कहूंगा कि गुजरात में बैठा हुआ, महाराष्ट्र में बैठा हुआ, या किसी इस प्रकार के यहाँ पर प्रदेश में बैठे हुए व्यक्ति को जब अरुणाचल प्रदेश या सिंधु हमारी यात्रा है वहां पर जाना क्यों चाहिए? क्योंकि वो जाएंगे वहां पर, बच्चों को लेकर जाएंगे खास करके, तो उन्हें पता चलेगा कि उन पहाड़ियों पर कितनी दुर्गमता होती है, वहां पर रहना, निवास करना कितना कठिन है। हम समतल एक जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग, यहाँ बिजली, पानी सब बहुत ही अच्छी तरह से सब मिलता है, पर वहां पर कितनी मुश्किलें हैं। वहां के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कितना चलना पड़ता है, वहां किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर उनके दिमाग में वो होगा तो वो भौगोलिक तरीके से तो उनसे जुड़ेंगे ही, परंतु संवेदनात्मक तरीके से उस प्रदेश के लोगों से जुड़ेंगे। इसलिए बच्चों को प्रवास करवाना बहुत जरूरी है। आज संसार डिजिटल माध्यमों में अपनी हथेली में सिमट गया है, पर यात्रा का महत्व फिर भी कम नहीं हुआ है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम उड़ के चले जाते हैं सीधे विदेश, वहां पर बोलते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छी तरह से हम इस देश में जाकर आए, हम उस देश में जाकर आए, और फिर अपने आप को ये हमारे फोटोग्राफ्स या ये सब जो जो कुछ कुछ चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर डालेंगे। पर हमारा इतना वैभवशाली देश और इतना प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ हमारा देश, उस देश के एक एक खंड को देखे बिना अगर हम विदेश जाते हैं तो मुझे मेरे ख्याल से वो बहुत ही गलत चीज है। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब आप सिंधु की बात करती है प्रीति जी, तो फिर से मुझे ऋग्वेद की ओर जाना पड़ेगा कि ऋग्वेद में सिंधु का वर्णन उसका सामर्थ्य, समृद्धि और जीवन के प्रतीक के रूप में किया गया है। अगर इस सिंधु के वर्णन को समझना है तो फिर से ऋग्वेद की ओर जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान, आपने जैसे अभी कहा वैसे हिंदुस्तान और हिंदू शब्द की उत्पत्ति ही सिंधु से हुई है, ऐसी यानी माना जाता है। कोई भारतीय जब सिंधु के तट पर खड़ा होता है तो वो केवल उस नदी को और जलधारा को नहीं देखता, बल्कि हजारों वर्षों से जो सांस्कृतिक यात्रा का वो साक्षात्कार कर सकता है। भारत तिब्बत मंच द्वारा आयोजित सिंधु दर्शन और सिंधु प्रदक्षिणा के कार्यक्रमों का महत्व इसी वजह से विशेष है। ये यात्राएं हमें स्मरण कराती है कि भारत केवल राजनैतिक सीमाओं का समूह नहीं है, बल्कि एक साझा इतिहास, साझी संस्कृति और एक साझी स्मृतियों से निर्मित एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। इस प्रकार तिब्बत केवल भारत का पड़ोसी भूभाग नहीं रहा, वो भारतीय ज्ञान परंपरा का, मैंने आपको कहा वैसे, एक अभिलेखागार है।
तो ये प्रवास हमें बहुत ही यानी एक प्रकार से अपने आप से मिलाता है। तिब्बत में के मठों में सुरक्षित, या फिर हम लेह लद्दाख जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की भारतीय चेतना का जो हम हमारा शाश्वत प्रतीक है, उस तपोभूमि पर अगर हम जाएंगे, वो उसके दर्शन करेंगे, तो हमें एक भारतीय अध्यात्म का सर्वोच्चतम जो बिंदु है वो हम समझ पाएंगे। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से जो हमारा भारत तिब्बत मंच, ये हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यगत बाबतों को, संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए जो कार्य कर रहा है, तो उसमें सिंधु प्रदक्षिणा, सीमा दर्शन, हम तवांग यात्रा, इन सब में मानसरोवर की जो एक चेतना, हिमालय का संरक्षण है, ये कार्यक्रमों से हमारा देशवासी उस देशवासी से जुड़ेगा। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा प्रीति जी। मेरी बेटी है जी छोटी, 9 साल की। जब यहाँ पर गुजरात में और दूसरे प्रदेश में भी इस तरह से ठंडी के समय पर तिब्बती लोग आते हैं और बहुत सारा यानी जो ऊनी वस्त्र जो होते हैं, गर्म वस्त्र, उसके लिए और व्यापार करते हैं। उसको पता नहीं था बेटी को, और उन्होंने यानी चीनी प्रदेश के लोगों को टीवी में देखा, और घर में भी माहौल ऐसा है कि चीनी वस्तु का बहिष्कार इस प्रकार से छोटी बच्ची के दिमाग में ये जा चुका था। तो हम उस पंडाल से निकल रहे थे और उसकी ऊनी एक टोपी हमने ली, तो धीरे से शर्ट खींचकर उसने बोला कि पापा ये तो चीनी है, हम क्यों ले रहे हैं उनसे। छोटी बच्ची थी, उसके दिमाग में ये नहीं था, उस क्योंकि उसने उस प्रदेश और उसके आसपास के प्रदेशों का भ्रमण नहीं किया था। आप सोचो, सामने वाली जो महिला है वो एकदम से आग बबूला होके बोली, नहीं नहीं, हम तिब्बती, हम चीनी नहीं है। एकदम से उनका जो एक अंदर का जो टीस है वो बाहर आई। तो हम ये छोटी सी चीज उस बेटी के दिमाग में तब आ गई, और उसके बाद मैं उनको गैंगटॉक ले गया, उनको हिमाचल की और वहां पर घुमाया। तब उनको ध्यान में आया ऊपर किस प्रकार से, कहां पर क्या। तो भौगोलिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियां वो समझने के लिए जिस प्रकार से भारतीयता का मुख्य भाव जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रवास और ये यात्राएं करवा सकती है। तो हमें उपभोक्तावाद से दूर होकर हमारी राष्ट्रीयता को, और जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को भी मजबूत करने के लिए हमें, यानी ऐसा हम सब कहे कि तिब्बत से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हम भारतीय क्या कर सकते हैं। तो हम स्वदेशी वस्तु अपना सकते हैं, भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दे सकते हैं, भारत के भूभागों में प्रवास करना चाहिए हमें। और ये किसी भी राष्ट्र के प्रति वैमनस्य की बात नहीं है, पर ये अपने राष्ट्र के प्रति प्रति हमारी एक उत्तरदायित्व की बात है। तो स्वदेशी का प्रत्येक निर्णय भारत की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योगों को जो आत्मनिर्भरता देगा। तो हमें स्वदेशी यात्रा और स्वदेश यात्रा करनी है। जी, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और इसके साथ ही दर्शकों, यहाँ पर देखिए, सिंधु दर्शन की जब हम बात करते हैं, ये नदियाँ जो हमारी हैं इतनी पवित्र हैं, इसमें एक जानकारी भी आपको देती चलूँ। कई लोगों को मैंने देखा है आस्था के नाम पर नदियों पे चुनरी चढ़ाएँगे, ओढ़नी उड़ाएँगे। आपको आपको आश्चर्य होगा कि हमारे 4 धामों में से एक जो पहला धाम है यमुनोत्री, वो अब टेक्सटाइल वेस्ट बन चुका है। इतनी चुनरी वहाँ चढ़ चुकी है कि वहाँ पर गट्ठर लग चुका है पुराने चुनरी का, नई पुरानी चुनरियों का। और एक पूरा जो पहाड़ है वो कपड़े का मलबा वहां भर चुका है। वहां की जो नदियां उतरती हैं उसमें जो जलचर है वो कई मर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। तो अनुरोध है कि आस्था के नाम पर कम से कम पानी में, नदियों में चुनरी नहीं चढ़ाएं। अगर करना है तो हमारी सनातन संस्कृति प्रकृति का संरक्षण करना सिखाती है, अंधविश्वास करना नहीं सिखाती है। मैं चाहूंगी हमारे वक्ता भी इस बात को अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाए कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा करना सिखाती है, ना कि नदियों में चुनरी डालना सिखाती है, ना कि पेड़ों के ऊपर कस करके कुछ बांधना या तेल डालना सिखाती है जड़ों में। इस तरह के अंधविश्वास को कैसे दूर किया जाए, आप बताएं उमेश जी, कृपया। जी प्रीति जी, इसके लिए भी हमें हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसकी ओर ही जाना पड़ेगा। अ, जी
ये मुश्किल और समस्या यही है कि हमने अपने हिसाब से और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अर्थ गढ़ लिए। अर्थ दूसरे थे, समझाना कुछ दूसरा चाहते थे हमारे ऋषि मुनि, लेकिन हमने उसको बिल्कुल बेकार कर दिया। आप समझिए, जो भी पर्वतीय स्थल है, उसके ऊपर हमारे देवी देवताओं का स्थान है। हमारी गंगा यमुना ऐसी जो नदियां हैं, सिंधु, उनको पवित्र तरह को एक जैसे पवित्रता का दर्जा दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। पर्वतों को हमने पवित्र माना। उनको ऐसा लगा कि इस प्रकार से करने से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है, वो इसको एक भगवान के रूप में देखेगी, जो साक्षात है ही। उसको वो बहुत ही विनम्रता से उसके साथ व्यवहार करेगी। हमारे हम अरे गीता में कहा है तो कि अश्वत्थ वृक्ष जो है वो स्वयं मैं हूं, यानी कृष्ण भगवान ने कहा कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। तो हम पेड़, गाय, इन सब का हम इस प्रकार से उस ऋषि मुनि ये कहकर चले गए बेचारे, पर हमने क्या किया? हमने उन्हीं चीजों को, आपने अभी कहा वैसे यमुनोत्री में, उन्हीं चीजों को दरकिनार कर दिया। और उस वजह से हमारे ये कुदरती हमारे जो संसाधन है, उसको बिगाड़ने का हमने बहुत ही बड़ा पाप किया है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ आत्मचिंतन करना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये नदियों का जल जो है, वो हमें किस प्रकार से वो कह रहा है कि आप इसके अंदर विष्ठा न डालें, आप इसको न बिगाड़ें। और जिस प्रकार से हमारे पर्यावरण की बात वृक्ष उपनिषद में या कहीं पर की जो कही गई है, आज जैसे पर्यावरण दिन था, वो जुलाई में एनवायरनमेंट डे आता है। मैम आप समझिए कि किस प्रकार से हम गढ़ चुके हैं। वो दिन जो है, उस दिन थोप दिया, चलो यूएनओ ने, बाहर के लोगों ने, कि एनवायरनमेंट डे उस दिन है। लोग यानी जो वन्य शास्त्री है, वो बोलते हैं कि उसके समय के आसपास कोई पौधा लगाएंगे तो उसको अंकुरित होने के लिए उपयुक्त समय वो नहीं है। उसके बाद जो बारिश की मौसम आता है वो है। लेकिन उस दिन हम सब लग जाएंगे। जैसे एक दिन, एक जैसे हमें देशभक्ति का बुखार आता है, उस प्रकार से उस दिन हमें बुखार आएगा कि हम पेड़ डाल देते हैं, लेकिन उसको संभालता कोई नहीं है, उसके पीछे उसका संरक्षण कोई नहीं करता। एक साथ 500 वृक्ष सब उसका वृक्षारोपण कर देंगे, लेकिन उसके बाद उसको कोई देखने वाला नहीं होता। तो हमें ये जवाबदेही लेनी पड़ेगी, तो ही हम ये कर पाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम पर्यावरण को, क्योंकि जो विषय हमसे सीधा जुड़ा हुआ है, उस विषय को समझाने के लिए हम पर कोई फोर्स आए, वो ही सबसे हंसी वाली बात है। वो तो हमें अपने आप करना चाहिए। बाय फोर्स आपको जो कुछ भी कहा जाएगा वो बेकार चीज है, लेकिन हम ये नहीं समझते। तो सिंधु से जी। कैलाश की यात्रा जो है, वो करने का तात्पर्य भी पर्यावरण के नजदीक आना है। ये ऐसी यात्राएं भी पर्यावरण के नजदीक की बात है। जैसे आप जानते होंगे कि नैनीताल, वो कैंची धाम के ऊपर बार बार वो जंगल जलते हैं, और दूर से दिखता है कि देखो कहाँ से कितना धुआं उड़ता है। छोटी छोटी चीज, और वो कौन करता है? बहुत सारे समय ये भी देखने को मिला है कि जो हम जैसे यात्री है, जो यहाँ से ऊपर जाते हैं, वो यानी कुछ गलत तरीके से वहां पर मैच बॉक्स या कुछ छोड़ देते हैं, तो एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाती जाती है। तो ये चीजें जी। जो है, वो कहीं ना कहीं हम वहां की भी हरियाली को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा अंत में मेरी बात को, कि एक तो चीज चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि सिंधु से कैलाश की यात्रा केवल भूगोल की यात्रा नहीं है, ये भारत के आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा हमें बताती है कि राष्ट्र केवल मानचित्र पर अंकित सीमाओं का नाम नहीं है, बल्कि संस्कृति, स्मृति, आध्यात्म और उत्तरदायित्व का जीवंत स्वरूप है। जो अपनी मिट्टी को पहचान लेता है, वही विश्व को सही अर्थ में समझ पाएगा। और जो सिंधु से कैलाश तक की चेतना को आत्मसात कर लेगा, वही भारतीयता के वास्तविक अर्थ को
अनुभव कर पाएगा। प्रीति जी, जी, हम तो ये कह सही सकते कहा हैं। आपने। बिल्कुल सही कहा। तो दर्शकों देखिए, अब जगो अब निराशा निशा खो रही है, सुनहरी सी पूरब दिशा हो रही है, उषा की किरण कालीमा धो रही है, ना अब कौम कोई कहीं सो रही है। तुम्हें किस लिए मोह घेरा हुआ है, उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। उठो और देखो जो समझाया जा रहा है, उठे आप देखें किस तरीके से हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। अब आपकी बिटिया बहुत धन्य है, मैं कहूंगी जय जी, जिसको आपके जैसा शिक्षक और पिता दोनों मिले हैं। और आपकी जो जेनजी जिसको कह रहे हैं, आपकी बिटिया उसी जेनजी में आती है। इस छोटी सी बच्ची के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उस बच्ची ने पूरे देश को, विश्व को आह्वान किया है कि हमें किस प्रकार से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। उस छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा संदेश दिया है, और किस प्रकार से हमें अपने वस्तुओं को अपनाते हुए बाहरी वस्तुओं को छोड़ना है, ताकि हमारा देश उन्नत हो, हम उन्नत हो, हमारा राष्ट्र उन्नत हो। उस छोटी सी बच्ची का वो छोटी सी घटना झंकृत कर गया। ये मैं बहुत अंदर से, हृदय से बोल रही हूँ। और दर्शकों, ये जो भाषा की बात की यहाँ पे आपने, हमारी संस्कृत भाषा इतनी उन्नत है। एक छोटा सा अगर उदाहरण देती हूँ तो आपको बताऊं जय जी की, एक हमारी अंग्रेजी भाषा जो है, सूरज उगता है तो सीधे कह देती है सनराइज हुआ। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जबकि हमारे संस्कृत भाषा में उसको 3 भाग में तोड़ा गया। अभ्योदय कहा गया, अरुणोदय कहा गया और सूर्योदय कहा गया। मतलब सूर्योदय से पहले भी उसको 2 हिस्सों में बांटा गया। जब हल्की लालिमा रहती है तो अभ्योदय हुआ, उसके बाद अरुणोदय हुआ, और जब सूरज पूरी तरह से धरती पर टकराया, उसकी रोशनी आई, तब जाकर सूर्योदय हुआ। जबकि अंग्रेजी भाषा में सीधे सीधे उसको सूर्योदय कह दिया, सनराइज कह दिया गया। तो इतनी महिमा है संस्कृत की कि सूक्ष्म भाषा, इतनी सूक्ष्म भाषा है, माइक्रो लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, कि आज नासा के वैज्ञानिक भी संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम एलियन से कांटेक्ट करें। ऐसी भाषा जिसको सीधा और उल्टा करें तो भी उसका अर्थ बिगड़ता नहीं है, ऐसी भाषा है ये। इन तमाम चीजों की जानकारी यहाँ पर निकल के आई। हम चाहेंगे कि तवांग यात्रा के बारे में भी आप दर्शकों को 2 शब्द जरूर बताएं कि इसकी महिमा क्या है, कैलाश को जोड़ते हुए। जी 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 जी। तवांग यात्रा और सिंधु यात्रा, मुझे ये बहुत ही, यानी हमारा जो दूसरी भगिनी संस्था है, सीमा जागरण मंच, और उसके द्वारा भी जिस प्रकार से हम ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हम जी अपनी जड़ों से जुड़े। तो तवांग यात्रा के बारे में प्रीति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंधु यात्रा और तवांग यात्रा और कैलाश, ये जो एक प्रकार से हमें नहीं बोलते आजकल कि जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, तो उनके दिमाग में ये डाल देना चाहिए कि भाई अपने जीवन में तुम्हें ये 3 यात्राएं करनी है, तो तुम अपने आप को एक सक्षम भारतीय कह पाओगे। तो ये हमें डालना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये जो यात्रा, जो चित्र अभी आप देख रहे हो, दुर्गम चीजें और दुष्कर चीजें देखकर, और उसमें कितनी मनोरम्य हमारी भारतीयता का और जो दर्शन होगा आपको, हम भूल जाएंगे कि नायग्रा फॉल क्या है। ऐसे इतने अच्छे अच्छे फॉल्स देखने को मिलेंगे। हम भूल जाएंगे कि हम स्विट्जरलैंड में वो कोई फ्लावर ऑफ वैली अगर देखेंगे तो हम स्विट्जरलैंड की वादियां भूल जाएंगे। हमारे पास जी कितना ज्यादा, कितना महान चीज है। तो दर्शकों से विनती है और एक आग्रह है कि हम अपनी, यानी विदेश यात्राएं जो है, वो अपने शौक के लिए या फिर स्टेटस में लगाने के लिए जो करते हैं, हमें किसी को, यानी एक हीन होना चाहिए सामने वाले को कि अरे क्या बात है, मैं दुबई जाके आया और तवांग जाके नहीं आया। हमें इस प्रकार से वर्णन करना पड़ेगा। हमारी यात्रा, हम जाकर भी आते हैं, उसके बाद उसको प्रचार करना पड़ेगा। उस सिंधु जी यात्रा का, उस तवांग यात्रा का हमें उसका प्रचार करना पड़ेगा। तो ही हम दूसरे के मन में ये हीन भाव डालना है, और उसमें कोई पाप जैसी बात नहीं है। हमें ये हीन भाव उनमें डालना है कि भाई तुम दुबई जाके आए तो क्या हुआ, तवांग तो गए नहीं हो। ये होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष में, अलग अलग रंगों को एक होना पड़ता है दर्शकों, तभी हमारा राष्ट्र जो है आगे बढ़ेगा। तो इसके साथ ही हम चाहेंगे कि अब समय सीमा जो है समाप्त हो रही है। कुछ यदि टिप्पणी है तो हम उसको पढ़ते हुए हमारे वक्ता से हम 2 शब्द चाहेंगे कि बोल दें। हम उससे पहले टिप्पणी देख लेते हैं, यदि कोई टिप्पणी आई है तो उसको लेते हुए। जी
जी, आजाद तिब्बत सुरक्षित भारत जी, बिल्कुल अनिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो, हम यही चाहते हैं। और और यदि कोई एक दो टिप्पणी है तो हम उसको पढ़ते हुए फिर हम चाहेंगे हमारे वक्ता से हम दो शब्द दर्शकों के लिए पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। तो और भी टिप्पणी होगी जी, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे और हम चाहेंगे हमारे वक्ता से कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो संदेश दे, फिर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जी उमेश। प्रीति जी, संदेश देने लायक तो मेरी आयु भी नहीं है, ये ना मैं उम्र में, आयु में और ना ज्ञान में हमारे दर्शकों जितना गुणी हूँ। परंतु मेरी उनसे एक अनुग्रह है और एक विनती है कि कृपा करके सिंधु प्रदक्षिणा तिब्बती यात्रा जो हमारी एक है, मानस यात्रा जो है, उसे बनाए रखे। यात्रा तो करे लेकिन मानस यात्रा, हमें उस प्रदेश में इतने सालों से जो एक जो स्वतंत्रता के वांछुक है, अगर हम उसके प्रति सिंपथी नहीं परंतु एम्पथी रखें, तो मुझे लगता है कि हम उन तक पहुंच पाएंगे। और स्वदेशी जीवन शैली, ये तीनों चीज मिलकर हमारी राष्ट्रीय साधना का निर्माण करें। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपने इतिहास और अपने समाज को जान लेगा, वो राष्ट्र से अपने आप जुड़ जाएगा। मेरी आप सबसे कोई संदेश नहीं है, मेरा आपसे विनती है कि कृपा करके हम स्वदेशी अपनाएं। हम अपने अपनत्व को जानने के लिए सिंधु यात्रा, तवांग यात्रा और इस प्रकार के हमारे सीमावर्ती जो इलाके हैं, वहां जाके हमारे भाइयों को बताएं कि हम आपके साथ हैं। यात्रा करने का मतलब है कि हम उनके साथ है, ये उनको बताएं कि हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। अगर हम ये कर पाए अपने इस जीवन में, तो मुझे लग रहा है कि हम देश सेवा का बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना इतना सुंदर संदेश दिया आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। दर्शकों, जैन जी से बिल्कुल कहना चाहूंगी कि आप राहुल संस्कृत यान की एक पुस्तक है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, वो जरूर पढ़िएगा। उसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यात्राएं कितनी आवश्यक हैं हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि प्रवास कितना जरूरी है, यात्राएं कितनी आवश्यक है, स्वदेशी कितना आवश्यक है, हमारा राष्ट्र हमारे लिए कितना आवश्यक है। और तिब्बत की आजादी और भारत की सुरक्षा इसी से जुड़ी हुई है, इसी से इसका जड़ निकला हुआ है। भाषाओं का संरक्षण कितना आवश्यक है, और इसके साथ ही प्राचीन वेदों का, हमारी साहित्यों का, हमारे जो पुराण है उनका संरक्षण भी कितना आवश्यक है। त्रिविष्टप तिब्बत सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो आप जरूर इसको समझिए और इससे जुड़े रहिएगा और हमारे इस कार्यक्रम को भी देखते रहिएगा। और आज की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी सनातनी गंभीर सुंदर सरल सहज चर्चा के लिए आज के हमारे जो आदरणीय डॉक्टर जय उमेश भाई ओझा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने चर्चा की, बहुत ज्ञानवादी चर्चा की, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद है। तो मैं प्रीति सागर आज के इस लाइव बुलेटिन कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। हमारे नीरज करण सिंह जी हमारे सहायक साथ में, आपसे भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। दर्शकों, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और इसके साथ ही मिलूंगी आपको अगले बुधवार रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए हमें आप विदा दें दर्शकों। पुनः आपका धन्यवाद उमेश भाई जी। हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी अगले बुलेटिन में एक नई चर्चा के साथ, नए किसी यात्रा पे फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए दर्शकों, अगले बुधवार फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय भारत, जय तिब्बत। शुभ रात्रि।
तो दर्शकों, कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया है बीच में, और आप बने रहिएगा। एक आपसे अनुरोध है दर्शकों कि आप इस कार्यक्रम को हर बुधवार रात्रि 8 बजे से लाइव बुलेटिन कार्यक्रम में हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच के ऑफिशियल पेज में जुड़ करके जरूर देखिएगा। या आपको फेसबुक में मिल जाएगा, भारत तिब्बत सहयोग मंच के ऑफिशियल पेज में फेसबुक में मिलेगा। इसमें जुड़िएगा। इसमें कई लाख व्यूअर इसको देखते हैं, इससे जुड़े रहते हैं, और ये देश विदेश में इसको देखा जाता है, इस कार्यक्रम को। और इसके साथ ही इसमें कई रोचक जानकारियां मिलती हैं। इसमें हम दर्शकों से भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम पूछते हैं। इसमें आपके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं, आपके प्रश्न हमें मिलते हैं, जिसका उत्तर हम अगर यदि इस कार्यक्रम में नहीं दे पाते हैं तो उसका हम आपको बाद में उसका उत्तर भी अवश्य देते हैं। और इसमें कई ज्ञान भरे प्रश्न आते हैं, उसके उत्तर मिलते हैं। कई विद्वान आते हैं, कई तरह के विषयों से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। सांस्कृतिक विषय होते हैं, राजनीतिक विषय होते हैं, और पर्यावरणीय विषय होते हैं। इस तरह के तमाम विषय जो होते हैं इसमें जुड़े होते हैं, जिसका आप हमसे सीधे तौर पे आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइव प्रश्नोत्तरी चलती है इसमें, जिसके उत्तर आपको हमारे वक्ता से मिलता है। और इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि आपके घर में सभी लोग इसको देख सकते हैं। आपके घर में जो जेनजी है, जो बच्चे हैं, उनको भी आप दिखा सकते हैं, और उनकी जो रोचकता है, उनको जो जानकारी है, उनकी बढ़ेगी। ये इस तरह का कार्यक्रम है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के ऑफिशियल पेज से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम लाइव बुलेटिन को हर बुधवार रात के 8 बजे से जुड़ करके आप अवश्य देखें। ये इतना जानकारी भरा कार्यक्रम है। इसके साथ ही ये कार्यक्रम जो है, इसके माध्यम से आप जानेंगे कि ये जो भारत तिब्बत सहयोग मंच है, वो हर नवंबर में तवांग तीर्थ यात्रा का भी आयोजन करता है, जो 18 नवंबर से शुरू होकर के 25 नवंबर को समाप्त होता है। और इस यात्रा में आप जुड़ करके आप देश भर से कोई भी इससे जुड़ सकता है, जा सकता है। इसके लिए सारी जानकारियों को आप फेसबुक के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको उससे जुड़े हुए सारे उत्तर भी आपको बताएंगे। कैसे आपको जुड़ना है और इस यात्रा से संबंधित क्या क्या चीजें आपको जानकारियां चाहिए, सारी चीजें आपको उसकी बताई जाएंगी। इस यात्रा में किस प्रकार से आपको जाना है, कहाँ कहाँ इसमें रुकना है, किस तरह से इसका प्रवास है, वो सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। और जो भारत तिब्बत सहयोग मंच है, पूरे देश भर में 12 महीने किस प्रकार इसका कार्यक्रम चलता है, भारत की सुरक्षा किस प्रकार से इस मंच के माध्यम से की जाती है, और किस प्रकार से तिब्बत की आजादी को सुनिश्चित किया जाता है, कितने लाखों लाख कार्यकर्ता इस मंच से जुड़े हुए हैं, और कैसे हम इस मंच के माध्यम से कितने लोगों तक हमने इस मंच के माध्यम से तिब्बत की आजादी को, इस मुहिम को, हमने इस अभियान को पहुंचाया है। कैलाश मानसरोवर की जो मुक्ति है, इस अभियान को हमने गति दी है इस मंच के माध्यम से। कैसे कैलाश मानसरोवर की मुक्ति जो है, इस अभियान को कई लोगों ने इस मंच के माध्यम से जुड़ के समझा है। भोले का जो धाम है कैलाश, वो चीन के आधिपत्य में है, और चीन जो है कैलाश मानसरोवर धाम जाने के लिए जब यात्रा का समय होता है तो किस प्रकार से कठिनाइयों को और ज्यादा बढ़ा देता है। चीन पर दबाव हमने किस प्रकार से डाला है, कैसे भारत सरकार हमें सब्सिडी देती है, तो इन तमाम बातों की जानकारी आपको इस मंच से जुड़ के मिलेगी। आप भारत तिब्बत सहयोग मंच से जुड़िए। इस मंच से जुड़ने के बाद आपको और कई हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त होंगी जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। चीन से जुड़ी हुए कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। सभी को लगता है कि हर जगह चीनी वस्तुओं का जो चीनी वस्तुएं हैं वो कई दुकानों में मिल रही हैं, कई जगह मिल रही हैं, लेकिन आपको इस मंच से जुड़ने के बाद पता चलेगा कि बाजारों से चीनी वस्तुओं को हटाने का जो काम था, ये भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा ही किया गया। इसके पहले लोग धड़ल्ले से चीनी वस्तुओं को खरीदते थे, लोग नहीं जानते थे चीनी वस्तुओं को किस प्रकार से हटाया जाए या चीनी वस्तुएं कौन सी हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच की मुहिम का असर हुआ कि लोग जागरूक हुए कि हमारा स्वदेशी का महत्व क्या है, स्वदेशी सामानों का महत्व क्या है, और कैसे जो है चीनी वस्तुएं किस प्रकार से धड़ल्ले से बाजारों में आ रही हैं। चाहे वो दिवाली हो, होली हो, या किसी भी तरीके का उत्सव हो, पूजा पाठ हो, हर जगह चीन के सामान किस प्रकार हमारे घरों में घुस गए हैं। इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई जानकारियां यह मंच देता है। आपके रोजमर्रा में आपको जीने का जो ढंग है
वो कैसे आप अपने समाज से जुड़ करके, अपने राष्ट्र से जुड़ करके, अपने देश से जुड़ के हर लोगों का भला करते हुए, एक सुंदर जीवन शैली को अपनाते हुए, राष्ट्र को एक निर्माण देते हुए, एक संस्कृति और राजनीति का समन्वय जो होता है उसको बनाते हुए कैसे आप अपने देश को आगे बढ़ाते हैं और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साथ ही ये जो मंच है, हिमालय का जो विषय होता है, जो पर्यावरण का केंद्र बिंदु हमारा हिमालय है, जिसके ऊपर चीन जो है तिब्बत को आधिपत्य जमा के बैठा हुआ है और हमारी जो नदियों को रोक रहा है, वहां डैम बना रहा है, और हमारी तमाम जो मुख्य स्रोत वाली नदियां हैं जो हिमालय से निकल के भारत, तिब्बत से होती हुई हिमालय होते हुए हमारे भारत में आती है, वो हमारी मुख्य नदियां हैं, उनके स्रोत को कैसे रोक रहा है। वहां जो परमाणु और कई प्रकार की तमाम हथियारों का जो चीन प्रयोग कर रहा है, उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी गर्मी से जो ग्लेशियर्स वहां पिघल रहे हैं, चंदन की जो तस्करी हो रहा है, वन पर्यावरण हमारा नष्ट कर रहा है, तो वहां परमाणुओं को ठंडा करने के लिए चंदन की लकड़ियों का प्रयोग कर रहा है और जिसकी वजह से वनों की कटाई हो रही है। इन तमाम बातों की जानकारी आपको हमारे मंच से जुड़ के मिलेंगी कि पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से हमारा ये मंच कर रहा है, कैसे हिमालय की रक्षा कर रहा है, कैसे ग्लेशियर का संरक्षण कर रहा है, किस प्रकार से हमारे ग्लेशियर नष्ट हो रहे हैं, और कैसे जो है हम अपने मुख्य नदियों को बचाएं, क्योंकि फिर हम सिर्फ बरसाती नदियों के ऊपर हम निर्भर हो जाएंगे। किसान हमारे खेती कैसे करेंगे अगर हमारी मुख्य नदियों का स्रोत खत्म हो जाएगा, और कैसे चीन हमारी नदियों को रोकना चाह रहा है, कैसे उनकी धाराओं को मोड़ रहा है। इन तमाम छोटी छोटी जानकारियों को हमारा मंच आप तक पहुंचाता है, इन जानकारियों को आपको बताता है। ये तभी संभव होगा जब आप हमारे मंच से जुड़ेंगे, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, हमारे इस मंच से जुड़े हुए मुद्दों को जानेंगे, समझेंगे, हमसे प्रश्न और उत्तर को आप समझेंगे, करेंगे, हमारे वक्ताओं को सुनेंगे, और इस कार्यक्रम से जुड़ करके तमाम इस तरह के मुद्दों को आप जब जानकारी एकत्रित करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा, आपको पता लगेगा कि कैसे हमारा ये जो मंच है ये कार्य करता है, इसकी क्या क्या प्रणाली है, किस तरीके से ये गति दे रहा है अभियान को। और आज 27 वर्ष हो गए, ये सबसे भारत तिब्बत सहयोग मंच 27 वर्षों से सबसे पुराना मंच ये जिसको कहते हैं, ये अब अपने बाल्यावस्था से, युवावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था की ओर आ गया है। 27 वर्षों से यह मंच तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा, कैलाश